अब हम बात करते हैं एसी करंट की, जो हमारा टॉपिक है। तो आप देखते हैं एसी करंट क्या होता है। एसी करंट, एसी करंट अब देखिए एसी करंट होता क्या है। एसी करंट अगर हम डिफाइन करें तो एसी करंट क्या होता है। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस अल्टरनेटिवली और periodically and its magnitude changes continuously with respect to time, then the current is called alternating current. इट मीन्स अगर ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है और उसका मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इससे करंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अब बात ये आ रही है कि ये कह रहे हैं कि इसका जो डायरेक्शन है अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो करंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है टाइम के रिस्पेक्ट में करंट जो फ्लो कर रहा है, एक बार पॉजिटिव में फ्लो कर रहा है, उसके बाद जीरो हो रहा है, पीक उससे पहले पकड़ रहा है, फिर ये नेगेटिव में फ्लो कर रहा है, फिर ये पॉजिटिव में फ्लो कर रहा है, फिर ये निगेटिव में फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है, एक बार पॉजिटिव दूसरे बार नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और इसका मैग्नीट्यूड भी अल्टरनेटिवली, नॉट अल्टरनेटिवली, इसका मैग्नीट्यूड भी हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम बात करें कि एसी करंट का उत्पत्ति कहाँ से हुई, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, तो इसका जो ओरिजिन है वो है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले चैप्टर में हम लोगों ने ईएमआई पढ़ा था, जिसमें अल्टरनेटिंग करंट का उत्पत्ति हुआ था एसी जनरेटर से। अब एसी जनरेटर होता क्या है, उस चीज को थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चला कि अल्टरनेटिंग करंट आता कैसे है। उसको हम जो है कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ही क्यों लिखते हैं। तो आप अब देखेंगे कि हम लोगों ने जब ईएमआई पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर में होता क्या है कि एक कॉइल होता है, एक कॉइल होता है जो कि मूव करता है, एक कॉइल होता है आपका, इधर जो है कि आपके ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये एक लूप है। और ये जो लूप है ये इस एक्सिस के अबाउट
ये क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। अब हम देखेंगे कि जब ये लूप रोटेट करेगा तो एंगल चेंज होंगे, और एंगल चेंज होगा तो जो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना है उसमें से जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसमें से कितना पार्ट इस लूप से लिंक हो रहा है वो चेंज होगा। फ्लक्स चेंज करने की अगर बात करें तो जो फ्लक्स चेंज करने की बात करते हैं तो फ्लक्स का चेंज करने के 3 मेथड हैं। फाई इज इक्वल टू हम जानते हैं बी ए कॉस थीटा। अब ये लिंक जो फ्लक्स है ये चेंज कैसे कैसे हो सकता है, या तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को फील्ड को चेंज कर दें, या तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज कर दें, इस लूप का एरिया चेंज कर दें, या हम इससे एंगल को चेंज कर दें। आप देखते हैं कि किसी भी एसी जनरेटर में ये पोल्स को चेंज करें तो इतना पॉसिबल नहीं है, और या तो हम इस लूप के एरिया को कम और ज्यादा करें तो वो उतना इजी नहीं है जिससे कि हम फ्लक्स को चेंज करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, और एंगल चेंज होने के वजह से जो लिंक फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब लिंक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो करंट है उस करंट को कैसे हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि करंट 2 डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे यूज करेंगे डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फॉर द डायरेक्शन ऑफ करंट, फॉर द डायरेक्शन ऑफ करंट आई विल यूज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब आप देखेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में आप ये आपका राइट हैंड है, यहां पे जो आपका थंब है ये डिनोट कर रहा है मोशन ऑफ कंडक्टर, और ये जो 4 फिंगर है या इंडेक्स फिंगर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो ये आपको बता देगा कि करंट का डायरेक्शन किधर है। अब आप देखेंगे कि मान लिया ये वो रेक्टेंगुलर लूप है और इसका जो है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे ये जो वाला पार्ट है ऊपर वाला, इसका 2 कलर है, आप देखेंगे ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। अगर ये लूप यहां से मूव करके अगर यहां पे आ रहा है तो इसका मतलब 180 डिग्री ये लूप जो है चेंज हुआ है, 180 डिग्री एंगल ये कवर किया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये वाला पार्ट कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे गया। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे नीचे गया तो ये जो थंब है ये क्या बता रहा है, मोशन ऑफ कंडक्टर। तो इसका जो है कि आप किधर दिखाएंगे, नीचे की तरफ। अब इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से किधर जा रही है, साउथ पोल की तरफ। यहाँ पे देखेंगे कि ये नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और मोशन ऑफ कंडक्टर आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मोशन ऑफ कंडक्टर नीचे, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, इधर। तो करंट किधर जा रहा है, आउटवर्ड। करंट का डायरेक्शन किधर जा रहा है, आउटवर्ड। यानी यहाँ पे करंट का डायरेक्शन एक बार आउटवर्ड हुआ, फिर अब ये वाला पार्ट जो है अब नीचे से फिर से ऊपर आ गया। तो अब मोशन ऑफ कंडक्टर के लिए थंब किधर रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर की तरफ, और फील्ड किधर जा रहा है, इधर की तरफ। तो करंट किधर आ रहा है डायरेक्शन का, अंदर की तरफ। तो आप देख रहे हैं हर एक साइकिल में आपका जो करंट है 2 बार चेंज हो रहा है, एक बार आउटवर्ड, एक बार इनवर्ड, एक बार आउटवर्ड फिर एक बार इनवर्ड। इसका मतलब अगर आउटवर्ड को हम पॉजिटिव माना तो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है। हर एक साइकिल में 2 बार करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसके वजह से हम लोगों ने यहाँ पे इसको अल्टरनेटिंग करंट बोल रहे हैं। अब अल्टरनेटिंग करंट तो बोल दिया हमने, अब ये अल्टरनेटिंग करंट डिराइव कैसे हुआ, तो इसके लिए हम आप देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो हुआ वो EMI हुआ, जैसा कि हम बता चुके हैं। अब आप देखेंगे कि जो फैराडे लॉ थे, फैराडे साहब थे, उन्होंने क्या बताया कि जो EMF है, EMF वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ नेगेटिव साइन। अब आप देखेंगे कि जो AC का रिप्रेजेंटेशन था और DC का रिप्रेजेंटेशन आपको मैंने बताया था, तो AC का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप कैसे करते हैं,
तो सिंबल इस तरह से करते हैं, यहाँ पे आप इसको ईएमएफ से डिनोट करते हैं और ये रेजिस्टेंस है। तो एसी सर्किट का जो रिप्रेजेंटेशन है आप ऐसे करेंगे। तो फैराडे साहब ने क्या बताया था, आप देखेंगे फैराडे ने कहा था कि जो ईएमएफ होगा वो माइनस डी फाइव एम ओवर डी टी। यहाँ पे हम नंबर ऑफ जो लूप है उसकी वैल्यू 1 ले रहे हैं। अगर 1 नहीं होता तो यहाँ पे माइनस एन डी फाइव एम ओवर डी टी आता। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाइव एम, इसकी वैल्यू होती है बी ए कॉस थीटा। फाइव एम की वैल्यू होती है बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो है कि हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, तो यहाँ से थीटा क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। अब ये थीटा की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू आती है फाइव एम इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इस फाइव एम की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो ई एम एफ है ई इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी। इट मीन्स इस मैग्नेटिक फ्लक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में हम एक बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है बी जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो एरिया ऑफ द लूप है ये तो चेंज नहीं होने वाले हैं, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो माइनस बी इंटू ए डी ओवर डी टी कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में, तो माइनस बी इंटू ए साइन माइनस के साथ ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू किसकी है, ईएमएफ की। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो बी ए ओमेगा है इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट इज इक्वल टू बी ए ओमेगा। तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये जो ईएमएफ का इक्वेशन है आप देख रहे हैं कि ई नॉट क्या है, इसकी पीक वैल्यू है, और साइन ओमेगा टी अगर साइन से रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको बोलते हैं सिनुसॉइडल वेव, सिनुसॉइडल कर्व। तो अगर ईएमएफ जो है वो सिनुसॉइडल फॉर्म में फ्लो कर रहा है। अब इसी को अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में आपको पता है कि E इज इक्वल टू आई इंटू आर एंड ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर। अगर ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो आप देखेंगे कि आई इंटू आर इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी। यहाँ से आर और आर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या इक्वेशन बनता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब जो करंट है वो भी जो है आपके जीरो से पीक हो रहा है, फिर पीक से जीरो हो रहा है, एक बार पॉजिटिव में फ्लो कर रहा है, एक बार नेगेटिव में फ्लो कर रहा है, एक बार पॉजिटिव में फ्लो कर रहा है, फिर से एक बार नेगेटिव में फ्लो कर रहा है, अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है। तो जो करंट है ये पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ एसी, और ये जो आई है इसको हम बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। किसी भी इंस्टेंट पे जो इंस्टैंटेनियस वैल्यू है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो
इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अल्टरनेटिंग करंट का उत्पत्ति कैसे हुआ, कहाँ से आया, डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहे हैं। तो अब फाइनली हमने ये देख लिया कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो एक सिनुसॉइडल कर्व है, उसको फॉलो कर रहा है। तो अब उसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड EMF इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर सिनुसॉइडल वेव को हम अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे इधर टाइम और इधर आपका करंट है। कर्व जो है स्टार्ट होता है 0 से, फिर से ये ऐसे आपको फ्लो करता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो करंट का मैग्नीट्यूड है 0 है, फिर यहाँ पे भी करंट का मैग्नीट्यूड क्या है 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो 0 और 0 के बीच में यहाँ पे आपका पीक भी है। ये जो पीक वैल्यू है करंट का आई नॉट, और ये किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब फिर 0 से करंट का डायरेक्शन जो है कि इधर डाउन आ रहा है, तो जो है कि आप देखेंगे कि इसका जो निगेटिव में भी एक पीक वैल्यू अटेंड कर रहा है आई नॉट, पॉजिटिव में आई नॉट, निगेटिव में आई नॉट। एक साइकिल में करंट का है जो डायरेक्शन है ये 2 बार चेंज हो रहा है। एक साइकिल में जो करंट की वैल्यू है 2 बार चेंज हो रही है, 2 बार पीक वैल्यू अटेंड कर रहा है, एक बार पॉजिटिव में फ्लो कर रहा है, यानी हाफ साइकिल पॉजिटिव में फ्लो कर रहा है और हाफ साइकिल निगेटिव में फ्लो कर रहा है। अगर किसी भी इंस्टेंट पे बात करें तो 0 से पीक के बीच में ये वैल्यू चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली। आप यहाँ पे देखा तो मैग्नीट्यूड ये है, यहाँ पे देखा तो मैग्नीट्यूड ये है, यहाँ से जैसे आगे देख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ये है, फिर ये है, फिर 0 आ रहा है, 0 के बाद फिर से मैग्नीट्यूड बढ़ना शुरू हो रहा है, निगेटिव में बढ़ते बढ़ते पीक को अटेंड कर रहा है, फिर से घट रहा है, घटते घटते फिर से 0 पे हो रहा है। यानी हर इंस्टेंट पे करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। एक साइकिल में करंट का डायरेक्शन 2 बार चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये कि जो हमने अभी बताया था I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी, इसकी जो वैल्यू है डी क्यू बाई डी टी की ये बदल रही है। अब नाम आता है कि इस बदलती हुई करंट का नाम क्या दिया जाए। ये जो बदलती हुई वैल्यू है करंट के, इसका नाम क्या दिया जाए। तो इसका जो नाम दिया गया उसका नाम है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट अपने घरों में जो सप्लाई आ रही है जो ट्रांसफार्मर से, वो आरएमएस वैल्यू आती है, यानी जो ईएमएफ है, जो वोल्टेज आती है वो आपकी आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्ट है, और जो करंट आती है वो आपकी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है। अब जब हमने देखा कि एक साइकिल में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, और 1 सेकंड में जितनी ऐसी साइकिलें कंप्लीट हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो रिप्रेजेंटेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें यूज हुआ है ओमेगा। तो ओमेगा क्या है आपका 2 पाई बाई टी, 1 बाई टी फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 2 पाई एफ। अब इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो इंडिया में एसी करंट प्रोड्यूस किया जाता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। यानी इन इंडिया फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एसी करंट की वो होती है 50 हर्ट्ज। अगर यूएस कंट्री की बात करें तो यूएस में आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज। ठीक है। अब हमने बताया कि जो ये बदलती हुई करंट है इसका नाम दिया गया आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो हम आपको आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, अगर इसकी
बात करें तो हम इसको जो है कि नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको मैं बताऊं कि जो करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, वो केमिकल इफेक्ट शो नहीं करता है। इट डज नॉट शो केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट, अल्टरनेटिंग करंट जो है केमिकल इफेक्ट शो नहीं करता है, क्योंकि फॉर वन साइकिल आई एवरेज इज इक्वल टू 0 होता है। एक साइकिल में आप देखेंगे कि यहां से और यहां तक जाने में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। जितना पॉजिटिव में करंट ट्रेवल कर रहा है उतना ही निगेटिव डायरेक्शन में कर रहा है, तो इनका नेट क्या होता है, आई एवरेज इज इक्वल टू 0। तो इसलिए एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हम फुल साइकिल में नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अब दूसरी चीज, इट शोज हीटिंग इफेक्ट। अल्टरनेटिंग करंट हीटिंग इफेक्ट को शो करता है, बट आपके केमिकल इफेक्ट को शो नहीं करता है। तो अब हम बात करेंगे कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट होता क्या है। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, दो तरीके हैं। एक कन्वेंशनल तरीका है जो हम लोग 11th में पढ़े होंगे, और दूसरा तरीका है इंटीग्रेशन मेथड। तो आप देखेंगे इसके नाम से ही पता चल रहा है आरएमएस। पहले किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर करो, फिर उसका मीन लो, फिर उसके बाद रूट लो। ये तरीका होता है आपके रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को निकालने का। दूसरा तरीका, अगर हम एवरेज करंट की बात करें, यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, तो आप एवरेज वैल्यू निकालने का दो तरीका है। एवरेज क्या होता है, टोटल अपॉन टोटल। अगर हम एवरेज करंट की बात करें तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, यहां से हम एवरेज निकालते हैं। दूसरी चीज, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालने का इंटीग्रेशन मेथड है आपके पास। किसी भी क्वांटिटी का एवरेज हम निकालते हैं तो एक ही फार्मूला यूज होता है, अगर वो क्वांटिटी टाइम के रिस्पेक्ट में है, अगर वो क्वांटिटी टाइम का फंक्शन है, तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं। मान लिया एक फंक्शन है, वो टी का फंक्शन है, तो उस क्वांटिटी का हम एवरेज निकालते हैं, तो एफ एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ टी डी टी अपॉन 0 टू टी डी टी। ये चीज क्या निकाल रहा है कि टोटल वैल्यू ऑफ एफ टी, और ये क्या निकाल रहा है, टोटल टाइम टेकन। तो यहां से क्या आ जाता है, एफ एवरेज। अगर हम करंट की बात करें तो आई एवरेज कैसे निकालेंगे, आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी आई डी टी डिवाइडेड बाई 0 टू टी डी टी। आप 0 से टी लिमिट अगर लगा दिए तो इसका मतलब फुल साइकिल की बात हो गई। अगर 0 से टी लगा दिए हम तो साइकिल फुल हो जाएगी। लेकिन अगर हमें हाफ साइकिल में निकालना हो, क्योंकि एवरेज हमारा हाफ साइकिल में आएगा, यहाँ पे फुल साइकिल में एवरेज जो है कि 0 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हाफ साइकिल में निकालेंगे एवरेज, और यहाँ पे 0 से और यहाँ तक t/2 टाइम लग रहा है। यहाँ पे एक बार पीक वैल्यू अटेंड कर रहा है, और यहाँ पे हर पॉइंट पे इसका जो है मैग्नीट्यूड वो चेंज है। तो 0 से t/2 में अगर हम जो है कि इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो आई एवरेज इज इक्वल टू 0 टू t/2 आई डी टी डिवाइडेड बाई 0 टू t/2 इंटू डी टी। ये आपका जो है आई एवरेज निकालने का
फार्मूला है। अब बात करते हैं आरएमएस वैल्यू का। तो आरएमएस वैल्यू का जो आपका फार्मूला है आई आर एम एस इज इक्वल टू, अगर मान लें कि जो ये एसी करंट है, तो यहां पे देखेंगे एक पूरे साइकिल में अगर मान लें कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके वजह से हीट कितना जनरेट होगा। दूसरी, टोटल हीट कितना जनरेट हुआ उसको अगर हम इंटीग्रेशन से निकालें तो हम क्या जानते हैं कि एक छोटे से टाइम इंटरवल की बात करें तो कितना हीट जनरेट होगा, डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। यानी एक छोटे से टाइम इंटरवल में अगर हीट की बात करें तो कितनी हीट जनरेट होगा, डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। अगर इसको 0 से t के बीच में इंटीग्रेट कर दें तो हम टोटल हीट कितना जनरेट हुआ है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डी टी को इंटीग्रेट करेंगे। जब टाइम 0 था तो हीट क्या था, 0। जब टाइम की वैल्यू t हो गया तो हीट की वैल्यू भी h हो गया। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपका h आ जाएगा। h इज इक्वल टू 0 टू t, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट हम जानते हैं आई नॉट साइन ओमेगा t का स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी। ये चीजें हैं। अब मैंने कहा कि अगर इसमें आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, इसमें आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट अगर फ्लो कर रहा है तो कितना हीट जनरेट होगा, H इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर आर इंटू फुल साइकिल के लिए T। तो हम इस H के जगह पे क्या लिख देंगे, आई आर एम एस स्क्वायर आर इंटू टी। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे इस चीज को, तो आप देख रहे हैं आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नॉट स्क्वायर बाहर करेंगे, आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब हमको क्या करना है, जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यूज है कॉस के टर्म में, इसको हम जो है कि लिख सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 से। तो देखते हैं, अब देखेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, आई आर एम एस स्क्वायर आर इंटू टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 को हम यहाँ पे ले ले रहे हैं इंटू डी टी। अब देखें कि यहाँ पे 1 का जो इंटीग्रेशन है वो आपका टी हो जाएगा, 1 का जो इंटीग्रेशन है 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन हो गया टी माइनस कॉस ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी इंटू 2 ओमेगा टी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे वो, तो आपका कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा। यहाँ पे जो लिमिट होगी आप लगा देंगे 0 से t।
तो वैल्यू जो आएगी आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस साइन ओमेगा की वैल्यू अगर रखते हैं तो 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, और टाइम की वैल्यू रखेंगे तो कैपिटल टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टी की वैल्यू टी से कट गई और 2 इंटू 2 4 पाई, साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, क्योंकि साइन एन पाई इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू पूरा टर्म जो है, ये वाला जो टर्म है ये क्या हो गया 0। अब बच क्या गया केवल टी, तो हम क्या लिखेंगे आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, और इधर क्या आ गया है आई आर एम एस स्क्वायर आर इंटू टी। आप टी आर टी से आर टी को काट दीजिए, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2। तो यहाँ पे जो आई आर एम एस वैल्यू का जो एक्सप्रेशन आया आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2, अगर इस वैल्यूज को रूट 2 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू जो आती है 0.707 टाइम्स आई नॉट। इसका मतलब क्या है कि जो आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट है, अगर साइकिल में 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, अगर यहाँ पे 0 से 10 एम्पियर का जो करंट है अगर फ्लो कर रहा है, तो उसमें आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी आई आरएमएस वो आएगी 7.07 एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट है, जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है एक साइकिल में केवल 7.07 एम्पियर। इसका मतलब जो आरएमएस वैल्यू है उसको दूसरा नाम भी क्या है, आरएमएस वैल्यू को हम दूसरा नाम भी क्या बोलते हैं इफेक्टिव करंट, इफेक्टिव करंट, या हम और भी नाम इसको दे सकते हैं वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ पे आप देख चुके कि आरएमएस वैल्यू ऑफ जो करंट है वो इफेक्टिव वैल्यू है, और वो एक साइकिल में कितना फ्लो हो रही है केवल 7.07 एम्पियर ही फ्लो कर रही है। ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट टॉपिक और डिस्कस करेंगे हम।